राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ पार्ट 2 में। मैंने इसके पहले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको 11 प्रश्न पूछे थे, जिसमें कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है और कुछ ने गलत जवाब दिया है। कि नियासिन प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्रोत मैंने पूछा था क्या है, तो कुछ लोगों ने मूंगफली लिखा है, जो कि गलत है। फिर से आपका इसका स्रोत देखना, स्रोत क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इसका स्रोत बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तब तक आप पढ़ाई करो। आज की इस वीडियो में मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो देखना क्वेश्चंस क्या है और उसका जवाब क्या है। प्रश्न यह है, निम्न में से किसकी आवश्यकता कैलोरी मांग से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? निम्न में से किसकी आवश्यकता, ध्यान से सुनो, निम्न में से किसकी आवश्यकता कैलोरी मांग से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? निकोटीनिक अम्ल, विटामिन B12 दूसरा ऑप्शन, तीसरा लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला ही प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। आप किताब पढ़िए, ढूंढिए और बताइए, पढ़ाए हुए क्लास में, कि निम्न में से किसकी आवश्यकता कैलोरी मांग से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है। क्लास में पढ़ाया है पूरा डिटेल्स में। इसका आंसर आप देंगे, देखेंगे कितने बच्चे सही इसका आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन आपके पास, पहला निकोटीनिक अम्ल, दूसरा विटामिन B12, तीसरा है लोहा, चौथा से इनमें कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर अभी नहीं बता रही हूँ, परंतु मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगी, आप वहाँ देख लेना। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो केवल प्राणी स्रोतों से प्राप्त होता है? निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो केवल प्राणिज स्रोतों से ही प्राप्त होता है? इसका भी आंसर मैंने आप क्लास इसमें टोटल लिया हुआ है, पूरी क्लास ली है विटामिन पर। ऑप्शन आपके पास है फ्री फॉलिक अम्ल, विटामिन D, विटामिन B12 और विटामिन A। ये दोनों प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगी, इन दोनों प्रश्न का उत्तर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। फिर से सुन लो क्वेश्चन, निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो केवल प्राणिज स्रोतों से ही प्राप्त होता है? वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता ही नहीं है, या होता होगा तो माइन्यूट होगा, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्री फॉलिक अम्ल, दूसरा है विटामिन D, तीसरा है विटामिन B12, चौथा है विटामिन A। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये दो क्वेश्चन आंसर आपसे मैं जानना चाहूँगी। तीसरा है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपके पास राइबोफ्लेविन, दूसरा है थायमिन, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा है विटामिन D। सही उत्तर क्या है बोलो? कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है निम्न में से? ऑप्शन है आपके पास राइबोफ्लेविन, दूसरा है थायमिन, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा है विटामिन D। सही उत्तर होगा विटामिन D। विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए जरूरी है। अगर आहार में विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हम आहार के माध्यम से लेंगे, उनका बॉडी में अवशोषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइबोफ्लेविन की प्रत्यक्षतः मांग संबंधित है किससे? राइबोफ्लेविन की मांग की जरूरतें किससे प्रत्यक्षतः संबंधित है, डायरेक्टली एसोसिएटेड है? पहला है कैलोरी, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। राइबोफ्लेविन की मांग प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? पहला कैलोरी, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा है विटामिन या खनिज लवण। कुछ भी गलत ऑप्शन हो सकता है, खनिज लवण मान लो। क्या होगा सही आंसर? खनिज लवण है। किससे प्रत्यक्षतः संबंधित है? फिर से सुनो क्वेश्चन को। राइबोफ्लेविन की मांग प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? कैलोरी से, फैट से, प्रोटीन से या खनिज लवण से?
सही उत्तर है कैलोरी से। राइबोफ्लेविन की मांग कैलोरी से प्रत्यक्षता संबंधित होता है। फूड एंड न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किसकी जरूरतें प्रत्यक्षतः कैलोरी की आवश्यकता से संबंधित है? निम्न में से किसकी जरूरतें प्रत्यक्षतः कैलोरी की आवश्यकता से संबंधित है? निकोटिनिक अम्ल, थायमीन, राइबोफ्लेविन या उपरोक्त सभी? इसका आंसर वही बच्चे देंगे जिन्होंने डीप स्टडी किया है। यह हार्ड क्वेश्चंस में से आता है, सरल क्वेश्चंस में से नहीं आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी जरूरतें प्रत्यक्षतः कैलोरी की आवश्यकता से संबंधित है? तो निकोटिनिक अम्ल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये तीनों जो विटामिन हैं, ये तीनों विटामिन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलोरी रिक्वायरमेंट। बॉडी में कितनी कैलोरी की मांग है उतनी ही और उसी के अनुपात में निकोटिनिक अम्ल, थायमीन और राइबोफ्लेविन की मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैंने जैसा अभी फिर से बता रही हूँ, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड एंड थायमीन रिक्वायरमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। प्रत्यक्षता संबंधित है, सीधे संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का प्रमुख कारण क्या है? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का प्रत्यक्ष कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास, आहार में अधिक मात्रा में वसा का होना, दूसरा है आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का होना, तीसरा है आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का होना, चौथा है आहार में अधिक मात्रा में विटामिन ए का होना। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? फिर से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का प्रमुख कारण क्या है? आहार में अधिक मात्रा में वसा का होना, आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का होना, और तीसरा ऑप्शन है आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का होना, और चौथा है आहार में अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में विटामिन ए का होना। ये क्वेश्चन बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और आपको लगेगा कि सब क्वेश्चंस इसमें, सभी आंसर इसमें एक दूसरे से मेल खाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। इसका सही उत्तर आप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, इसका सही उत्तर क्या है? जब हमारे भोजन में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है तब एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जब धमनियों में वसा का जमाव हो जाता है, धमनियों की जो आंतरिक दीवारें हैं उसमें वसा के छोटे छोटे कण जाकर के जम जाते हैं और उसकी दीवार को हार्ड बना देते हैं, लचीला नहीं रहता है, तब उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, अनाजों एवं दालों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित होता है? अनाजों एवं दालों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित रहता है? पहला है फ्री फास्फोरस के रूप में, दूसरा फैटिक अम्ल के रूप में, तीसरा फाइटिन के रूप में, और चौथा है फास्फेट के रूप में। किस रूप में अनाज और दालों में फास्फोरस उपस्थित रहता है? सही उत्तर है फाइटिन के रूप में। और फाइटिन कैल्शियम और लोहा के एब्जॉर्प्शन में बाधा पहुंचाता है, रुकावटें डालता है। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भोजन को पोषक मूल्य के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? बिल्कुल ब्लंडर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल लगेगा देखने में, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एकदम दिमागी क्वेश्चन है। इसको दिमागी क्वेश्चन कहते हैं कि भोजन को पोषक मूल्यों के आधार पर या आहार को पोषक मूल्यों के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 4, तीसरा 11 और चौथा 13।
सही उत्तर है 11। भोजन को न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर कुल 11 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले है सीरियल्स एंड मिलेट्स, अनाज और मिलेट्स। दूसरा है दालें। तीसरा है नट्स एंड ऑयल सीड्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स। चौथा है सब्जियां। पांचवा है फ्रूट्स। छठा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सातवां है एग्स। आठवां है मीट। नौवां है फैट्स एंड ऑयल्स। 10वां है शुगर एंड जैगरी। 11वां है स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स। ये 11 न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। ऐसे मैंने जब पढ़ाया था भोज्य समूह को तो बताया था ICMR ने 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो किसी समूह ने 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है, किसी ने 11 समूह में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर हम भोजन का क्लासिफिकेशन करेंगे या वर्गीकृत करेंगे तो हम पाएंगे कि 11 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला सीरियल्स एंड मिलेट्स, सेकेंड है पल्सेज, थर्ड है नट्स एंड ऑयल सीड्स, चौथा है वेजिटेबल्स, पांचवा है फ्रूट्स, छठा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके बाद है सातवां एग्स, आठवां मीट, नौवां फैट्स एंड ऑयल्स, 10वां शुगर एंड जैगरी, इसके बाद है स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स। ये है इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है वो ये, निम्न में से किस में कैल्शियम की उपस्थिति सर्वाधिक है? निम्न में से किसमें कैल्शियम की उपस्थिति सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है रागी, दूसरा है जौ, तीसरा है गेहूं, चौथा है चावल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है? निम्न में से किसमें कैल्शियम की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? आजकल सर्दी का मौसम है, अखबार आप पढ़ते होंगे तो अखबार में भी आता है कि रागी में कैल्शियम की उपस्थिति अन्य अनाजों की तुलना में सर्वाधिक है। ऑल सीरियल्स एक्सेप्ट रागी आर पुअर टू मॉडरेट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के प्राप्ति के अल्प साधन हैं या मॉडरेट साधन हैं। एक रागी ही ऐसा है। रागी इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग अबाउट 0.4% ऑफ कैल्शियम। केवल एक रागी है जिसमें कि 4% तक कैल्शियम उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अनाजों में किन पोषक तत्वों की कमी रहती है? अनाजों में किन पोषक तत्वों की कमी रहती है? विटामिन B12 की, विटामिन A की, राइबोफ्लेविन की, या केवल 1 एवं 2 की? अनाजों में किस पोषक तत्वों की कमी होती है? विटामिन B12 की, विटामिन A की, या राइबोफ्लेविन की? इसका उत्तर आप देंगे, ढूंढ करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, बार बार नहीं बताऊंगी। 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कैल्शियम की मात्रा उपस्थित रहता है? निम्न में से किसमें कैल्शियम की मात्रा उपस्थित रहता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछ रही हूँ। बादाम, सोयाबीन, तिल या अखरोट? कैल्शियम। सही उत्तर आप देना। 4 क्वेश्चन छोड़ रही हूँ और देखेंगे कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। चलो हम अपनी वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, और जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाती हूँ उसी से बेस्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके।